अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रेवेन्यू, बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स में जो इनकम कमा रहा है वो रेवेन्यू है। वो गुड सेल करके भी कमा सकता है, वो सर्विस दे के भी कमा सकता है। रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए 5 स्टेप मॉडल है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट होना, दूसरा सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना, तीसरा ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना, चौथा अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज़्यादा है तो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना, और पांचवा जो सर्विस गुड्स का प्रॉमिस है वो प्रॉमिस पूरा होता जाए तो उसका रिलेटेड रेवेन्यू मानते जाना। पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी 5 शर्तें हैं, पांचों पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया हो, जो दोनों की राइट्स हैं वो पता हो, पेमेंट टर्म्स तय हो चुकी हों, प्रोबेबल है कि पैसे मिल जाएंगे, और कमर्शियल सब्सटेंस हो, है कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो वादा है, वो वादा किया हुआ गुड सर्विस है जिसके हम पैसे ले रहे हैं, जो डिस्टिंक्ट है। कैसे पहचानेंगे इसको? पहचानने के लिए 2 शर्तें हैं कि ये बाय नेचर डिस्टिंक्ट है, यानी वैसे भी बेचा खरीदा जाता है, और अगर एक से ज़्यादा वादे हैं तो उनका आपस में भी पहचान बरकरार रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट उनको आपस में ऐसा गड़बड़ ना कर दे कि उनकी अपनी पहचान ख़त्म हो जाए। वो अपनी पहचान कैसे ख़त्म होती है? या तो एक दूसरे को बदल दे, या फिर सब मिल के एक कंबाइंड आउटपुट बने, या फिर एक दूसरे के साथ इस तरह इंटर रिलेटेड हो कि एक दूसरे की कोई चेंज उसके मुताबिक आ रही हो। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो जितने वादे हैं वो सब अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो गए आइडेंटिफाई। ट्रांजैक्शन प्राइस, ये वो अमाउंट है दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू। एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें। तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस, जो अमाउंट तय हो रही है, वो उसमें कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। वो 5 तरह की चीजें हैं। 2 उसमें से हैं जिनमें वेरिएबल है, कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसको हैंडल करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए 2 हल हैं। या तो जो अनसर्टेनिटी है वो 2 में से कोई एक ही होगी, या हाँ होगा या ना होगा, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो कंसिडर होगा। या फिर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसमें फिगर बनाने के लिए समेशन पी एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर इसके अलावा एक थी फाइनेंसिंग कंपोनेंट, कि अगर कस्टमर ने पैसे लेट देने हैं तो कस्टमर ने लोन लिया है, या हमने पैसे जल्दी ले लिए हैं तो फिर हमने लोन लिया है। तो अगर हमने लोन लिया है तो उसको हम लायबिलिटी बना के इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते जाएंगे, और फ्यूचर कंपाउंडेड वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। और अगर कस्टमर डिले कर रहा है पैसे तो फिर कस्टमर ने लोन लिया है तो हमारे लिए वो रिसीवेबल है, और उस पर इंटरेस्ट इनकम बनेगी, और ट्रांजैक्शन प्राइस होगी जो कल को कैश मिलना है उसकी पीवी। चौथी एडजस्टमेंट है कि अगर हम कुछ नॉन कैश कंसिडरेशन कस्टमर से ले रहे हैं, कैश तो है, पता है अमाउंट, लेकिन अगर कुछ नॉन कैश कंसिडरेशन है तो मसला आएगा उसकी अमाउंट का। तो अमाउंट होगी उसकी फेयर वैल्यू। लेकिन ये नॉन कैश कंसिडरेशन सिर्फ उस सूरत में हमारी कंसिडरेशन मानी जाएगी अगर वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में दी जा रही हैं। तो अगर कस्टमर कह रहा है कि ये चीज़ें बस तुमने यहीं इस्तेमाल करनी है और जो बच जाए यहीं छोड़ के जाना है, फिर वो चीज़ें हमारी मिल्कियत में नहीं आ रही, तो फिर वो हमारी कंसिडरेशन नहीं है। और 5वीं एडजस्टमेंट ये थी कि सप्लायर कस्टमर को कुछ पैसे दे रहा है। उसमें 2 बातें थी। अगर वो पैसे किसी अलहदा गुड या सर्विस के दे रहा है तो वो एक अलहदा ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर वो पैसे इसलिए दे रहा है ताकि यही काम पूरा हो जाए, एक इंसेंटिव के तौर पे कस्टमर को दे रहा है, तो फिर वो रेवेन्यू। अच्छा, एक है अपने किसी एजेंट को कमीशन देना, वो एक अलहदा एक्सपेंस है। हम कह रहे हैं कस्टमर ही को पैसे देना, तो कस्टमर को बंदा कमीशन थोड़ी दे रहा होता है, तो कस्टमर ही को पैसे देना तो वो रेवेन्यू ही में से कम किया जाएगा। यहां तक बात का एंड हुई थी। स्टेप 4 की जरूरत ही तब पड़ेगी जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है तो सारी ट्रांजैक्शन प्राइस उसी की है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा है
तो फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को तोड़ना पड़ेगा। स्टेप 4 एलोकेशन। एलोकेशन किसी भी चीज की जब की जाती है तो किसी रेशो में की जाती है। वो रेशो क्या होगी? या तो कोई चीज किसी क्वांटिटी की रेशो में बढ़ती है या अमाउंट की रेशो में बढ़ती है। तो हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में उनकी अमाउंट्स की रेशो में। अच्छा, कॉस्ट अगर आपने पढ़ी हुई है, पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई चीज बांटी जाती है तो कोई पर यूनिट प्राइस की रेशो में नहीं बांटी जाती, टोटल की रेशो में बांटी जाती। तो हम ट्रांजैक्शन प्राइस को मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की टोटल अमाउंट की रेशो में बांटेंगे। किस चीज की अमाउंट? उसको कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइस का सीधा मतलब तो यह है कि अगर ये सब अलग अलग बेचे जाते तो कितने के बेचे जाते। जैसे अगर ट्रांजैक्शन प्राइस 5 लाख है और इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक ए है एक बी है, दोनों के मिला के पैसे 5 लाख ले रहे हैं, लेकिन अगर इनको अलग अलग बेचे तो 4 लाख का ये बेचते होते हैं और 2,50,000 का ये बेचते होते हैं। ये है इनकी स्टैंड अलोन प्राइस। तो 5 लाख टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है। इस 5 लाख में से ही ए और बी का टुकड़ा करना है। किस रेशो में? जिनमें इनको अलग अलग बेचते तो कितने का बेचते। इस अलग अलग बेचते तो कितने का बेचते को स्टैंड अलोन प्राइस कहते हैं। तो जब इसको इस रेशो में बांटेंगे, यानी 5 लाख इंटू 650,000 का टोटल कर लेंगे। 4 लाख डिवाइडेड बाय 650, 5 लाख इंटू 2.5 लाख डिवाइड बाय 650, 3076। तो जो आंसर आएगा वो ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन होगी। क्यों करनी है एलोकेशन? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा है। हाँ, और कि जब ये ए सेटिस्फाई हो जाएगा तो 5 लाख में से उसका पोर्शन रेवेन्यू बन जाएगा। तो हमें 5 लाख के फिर पोर्शन इसलिए करना है, तो इस पोर्शन करने को कह रहे हैं एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। और ये एलोकेशन करनी है इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशो में। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी किया था जब हमने प्राइस एलोकेशन का। प्रोसेस कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट और जो फर्दर आगे जाके उसकी कॉस्ट अलग। ठीक, सही है, ऐसे ही ये होती है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। एक मसला, इसका सिंपलेस्ट काम ये है कि आपको उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस बता दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी बनती थी वो बता दी। तो इसके लिए आप आइए क्वेश्चन नंबर 25, नहीं 6, क्वेश्चन 26 कर दें। ट्वेंटी सिक्स करना।
हाँ जी, यस सर, हो गया। ओके, ठीक। अब इसमें मसलों पे आते हैं। अगर स्टैंड अलोन प्राइस ना दी हो, स्टैंड अलोन प्राइस ये है कि वैसे बेचें तो कितने का बेचते हैं। अगर स्टैंड अलोन प्राइस ना दी हो, यानी इनको अलग अलग कितने का बेचते हैं ये ना बताया हो, तो इसके फिर और हल निकालने पड़ेंगे। उनमें से एक हल ये होता है कि इनमें से एक की प्राइस बताने की बजाय कॉस्ट बता दी और ये कहा कि इतने प्रॉफिट पे बेचना मुनासिब है। इनमें से एक की कॉस्ट बता दी और ये कह दिया कि इतना प्रॉफिट कमा लें तो मुनासिब होगा, तो फिर स्टैंड अलोन प्राइस खुद ही कॉस्ट में प्रॉफिट लोड करके निकाल लेंगे, मार्कअप मार्जिन लगा के। सिंपलेस्ट काम ये है कि आपको इन सबकी स्टैंड अलोन प्राइस खुद बताइए कितने का बेचते हैं। अब इसमें एक मसला ये है कि आपको ना बताइए और कॉस्ट बता के कहा इतना प्रॉफिट कमा लें तो मुनासिब है, तो फिर आप वो प्रॉफिट मिला के खुद वो प्राइस बना रहे होंगे। क्वेश्चन 27 कर दें। हाँ जी, ट्वेंटी सेवन डन। मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि स्टैंड अलोन प्राइसेस दी होंगी, ये आसान तरीन सिचुएशन है। अब इसमें मसाइल डाल रहा हूँ। एक मसला ये बताया कि एक की स्टैंड अलोन प्राइस देने की बजाय उसकी कॉस्ट बताई और मुनासिब रीजनेबल प्रॉफिट बताया, तो वो 27 में हो गया। तीसरा मसला, इसकी प्राइस निकाल ही नहीं सकते क्योंकि शायद हम पहले कभी इसको बेचते ही नहीं थे, ये अब हमने सोचा चलो उसको बेचते हैं। तो अगर हम ये तीनों मिला के इतने के बेच रहे हैं और ये अलग अलग भी इतने के बेचते हैं, तो फिर बाकी का सी होगा
कितने का? 70,000। ट्वेंटी 28 देख लें, क्वेश्चन 28। डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं बेचते, अगर डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेंगे तो फिर तो नया इशू नहीं आ जाएगा कि फिर हम लोग, तो फिर डिस्काउंट प्राइस की रेशो भी नहीं होगी। डिस्काउंट वाली बात बताऊंगा अभी। ओके, पर सर ये जो उन्होंने डेट्स बताई हुई हैं तो इसका कोई इशू हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने बताया था कि, वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि वैल्यू का रिकॉर्ड करना होता है, बस उन्होंने बस सिर्फ प्राइस पूछी है, हाँ, लेकिन डेट्स इसमें हैं तो उसमें क्या, तो अगर हो मतलब कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करना हो तो फिर ये सी वाला बाद में मतलब कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हाँ वो तो स्टेप 5 में बताऊंगा। हाँ ओके, हाँ जी 28। यस सर। क्या हुआ? नहीं नहीं वो तो खैर मैंने देखेंगे ना डेट के हिसाब से वो। 28 डन। टोटल क्या बना? अच्छा अभी कैलकुलेट ना करें बेशक, इसका क्या हल होगा? 360 को इस रेशो में बांट देंगे। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इन सबको अलग अलग अगर बेचते तो 4 लाख के बेचते, तो हम 360 के क्यों बेच रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे होंगे। ये जो डिस्काउंट दे रहे होंगे ये अभी हम तीनों में बांट रहे हैं, ऐसा डिस्काउंट कह के नहीं बांट रहे, लेकिन 360 को इस रेशियो में बांटना तो डिस्काउंट सब में बढ़ गया। अब क्या होगा? अहमद ये लाइन नजर आ रही? तो मतलब ये 160 और बाकी डिस्काउंट बी और सी में एलोकेट करेंगे, वो कितने 160 हाँ जी कर लेंगे सर, बाकी बाकी वो डिस्काउंट की एलोकेशन होगी। वो गौर कर लें वैल्यूज पे, क्या वैल्यूज पे गौर करके देखें। सर 40,000 डिस्काउंट है, वो सिर्फ सारा यही ही जा रहा है। टोटल डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं? 40। वैसे भी ए हम बाकियों को बेचते हैं तो 40 डिस्काउंट दे ही दिया करते हैं। सर ये टोटल सभी वहाँ पे 2 लाख नहीं होना चाहिए, 1,60,000। हाँ तो इसका मतलब फिर ए 2 नहीं है, फिर 160 है, और ये टोटल 3,60,000 आ जाएगा। तो फिर अपोर्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं अपोर्शन करना, ट्रांजेक्शन वाइज, यानी डिस्काउंट सिर्फ ए का ही हुआ तो बस फिर सिर्फ उसी का है, फिर हमें बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर डिस्काउंट सारा का सारा सिर्फ एक का ना होता, जैसे अगर यहाँ पर 160 की बजाय 180 लिखा होता, तो बाकी के जो 20 बचता है वो बी और सी में। अब हम बाकी 20 ना करते, हम ऐसा करते कि इसको छोड़ देते, हम इनकी जगह कहते ए 180 और बी 120 और सी 80, तो
3 लाख 80 लाख। अब हम 360 को इस रेशो में बांटते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर तो हमें जो ये डिस्काउंट है, ये असल में डिस्काउंट ही है, पता है कि किसी एक से रिलेटेड है, तो बस फिर सिर्फ वो उसी एक का है। लेकिन अगर बाकियों का है, बाकियों का भी है, तो फिर हम एलोकेट कर रहे होंगे। लेकिन करने वाला काम ये है, आप अगर डिस्काउंट की कैलकुलेशन ये समझें कि शायद अलग करनी पड़ेगी, नहीं, अलग नहीं करनी पड़ेगी। करने वाला काम सिर्फ इतना है कि जो स्टैंड अलोन प्राइसेस दी हुई हैं, अगर हमें अलग से लिखा मिलता है कि इसके अलावा इनको सस्ता भी बेचा जा सकता है, तो फिर हम स्टेप 4 के लिए वो रिवाइज्ड प्राइसेस लेंगे और करेंगे एलोकेशन। यानी हमें डिस्काउंट अलग से डील नहीं करना पड़ेगा। बस करना क्या होगा कि जो स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, हम सिर्फ उनकी जगह रिवाइज्ड ले लेंगे। सब अगर कर भी तो सकते हैं ना कि 40 बच रहा तो 20 एक तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा ना कि हम डिस्काउंट भी बांट रहे होंगे। इसीलिए बता रहा हूँ कि डिस्काउंट को अलग बांटने की बजाय हम प्राइसेस को रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको जब इन रिवाइज प्राइसेस में बांट देंगे तो इफेक्टिवली डिस्काउंट बंट गया। सर ये जो ये इधर ए में 40,000 डिस्काउंट है, तो फिर बाकी को फिर बाकी डिस्काउंट ही नहीं रहा ना, डिस्काउंट फिर हम वैसे ही को एलोकेट कर देंगे। हाँ, मतलब अगर ये वाली 180 से पहले जो मैंने 160 लिखा था, तो फिर एलोकेशन हुई है 160, 120, 80, फिर वही 360 का ब्रेकअप है। अगर किसी एक ही का सारा डिस्काउंट है तो बाकियों को डिस्काउंट नहीं जाना, इनफैक्ट एलोकेशन फिर हुई पड़ी है। तो सर अगर वो पूछ ले कि सी में हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, सी में डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? सर ये 180 का जितनी हम एलोकेशन करेंगे, अब जब आप 360 को 380 इनकी रेशियो में बांटेंगे, इसका आंसर आ जाएगा लेट से 76,000, तो 4,000। मैं आपको बता ये रहा हूं कि डिस्काउंट आईएस ने तो एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एक का है तो एक को जाना चाहिए, सब को जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं सवाल करने का आसानी। आप डिस्काउंट के चक्कर में ही ना पड़े कि डिस्काउंट किसको कितना बांटना है। आप सिर्फ ये करें कि अगर इनको अलग-अलग डिफरेंट प्राइसेस पे बेचा जाता है तो आप रिवाइज प्राइसेस ले लें और अब उन रिवाइज प्राइसेस की बेस पे बांटें। हो गया डिस्काउंट खुद ब खुद एडजस्ट जी। फिर भी जैसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, फिर भी चलो एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताएं सी को कितना डिस्काउंट होगा, तो जो अब एलोकेटेड आया होगा उसका इससे फर्क लेके देख लेंगे सी को कितना डिस्काउंट आया जी। रिवाइज को तरीके से एलोकेट करेंगे, यहाँ पे 20,000 का डिस्काउंट बच जाएगा जो एलोकेट हो रहा होगा। हाँ, वो 180 के ऊपर भी जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी इनकी अपनी अपनी जो भी रिवाइज्ड अपडेटेड निकल सकती थी वो निकल आई। अब उसके बाद इनको इकट्ठे होने की वजह से भी तो कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। देखें, हम ए अगर अलग बेचते थे 180 का, तो वो उसकी ए की अपनी हैसियत ही इतने की थी। अब अगर हम बाकियों की वजह से मजीद सबको सस्ता बेच रहे हैं तो फिर हम ए को फिर और सस्ता भी बेच रहे हैं। हम अगर ए को 180 का नॉर्मली बेचते थे तो ये ए की अपनी ही औकात, इसका मतलब 180 थी। अब अगर हम बी सी सब मिला के फिर हम मजीद सस्ते बेच रहे हैं तो फिर उसमें ए, इसका मतलब और डिस्काउंट हासिल कर रहा है। क्यों और हो रहा है? क्योंकि अब ओवर देखें, अगर हमने इसको 180 की जिद करके 180 का ही बेचना है तो ये तो उसकी अपनी इंडिविजुअल हैसियत थी। अब अगर बाकियों को साथ मिलने से पैकेज मजीद कम हो गया तो यकीनन इसको भी हिट हुआ है। अच्छा, फिर ऐसा लिखा हो जैसे ए नॉर्मली सेल्स एट 180 भी और 160, 2-3 प्राइसेस हो गए, जैसे मार्केट वैल्यू चेंज हो गई थी, तो पहले 180 का बेचे थे, अब 160 का बेच रहे हैं, तो फिर कौन सी रिवाइज वैल्यू कंसीडर करेंगे? क्या जैसे अभी 180 का नॉर्मली सेल करते हैं ना, बाद में अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम बाद में 160 कब? का, मतलब डेट ना बताइए, उसने कहा कि मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, अब 180 की बजाय तो अब हो गई 160 हो गई है ना, तो बस 160 है। अगर ऐसा हो कि ए के साथ बी फ्री मिल रहा होता है ए के साथ बी फ्री मिलता हो। अच्छा, अभी ना पहले सिर्फ एक को सामने लाया हूं, ये वाली बात आई समझ? चले अब इसकी अगली वैरायटी देखते हैं। अगली वैरायटी ये है,
अच्छा 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 अच्छा। एक 80 लिखा हुआ था। यस सर। तो अब इसका हल ये होगा कि हम इसको इनकी बजाय इनकी रेशो में बांटेंगे। ये पिछली वाली बात ये थी। मैंने 81 तो नहीं लिखा अभी। अभी तो इस कंडीशन के मुताबिक किया था जब ए एंड बी। ए एंड बी नहीं है, ए है बस। ये तो भी अगला सवाल बनाने लगा था मैं। यस सर। हैं? नहीं यार। बात तो तेज हो गई, बहुत तेज। सर मैं तो कहता हूँ कि तो क्या करें ना यार, नाश्ता क्यों नहीं करते आप? क्या करें नाश्ता? कोई बिरयानी नहीं है, ये ऐसी अफवाह थी। आप ऐसे है? मैंने कब कमेंट किया था यार? आपने वो कहा था तो डिस्कशन चल रही थी, खिला दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। सर अभी देखे ना, एक मुसलमान भाई को भूख लगी है, आप खिला सकते हैं, अदर मिलेगा, नेकियां कमाएं। वो जो एक मुसलमान भाई को खिलाने वाली बात है ना, वो एक अलग मुसलमान भाई की है। आप अलग से मेरे साथ चलिए, मैं खिला दूंगा। लेकिन टीचर स्टूडेंट की सिचुएशन डिफरेंट। अलग से मैं आपको खिला देता हूँ खाना। वो 200 रुपये पे दिए थे मैंने आपको उस दिन, याद है? वो 200 थे, 100 थे? 200 रुपये। टोटल 700 ले लीजिए। पुराना नहीं मुझे पता, वो वो मुझे नहीं याद। वो पैक में वो मोबाइल वाला जो जो मौके पैसे देने थे। अच्छा, सर वो हर बार ही अपना काम सर अब पहले इन दोनों का लोकेट अच्छा जी। अब इधर ये, यस सर। अब ये जो 3 लाख के हम ए और बी बेचा करते हैं, तो ए और बी अलग अलग बेचें तो 3 20 के हैं। यस सर। अभी फिलहाल हम ए बी और सी 3 60 के बेच रहे हैं। हमने इस 3 60 को रेशो में बांटना था, लेकिन फिर पता चला कि हम ए और बी भी अलग अलग बेचा करते हैं। तो अब जब ए और बी अलग अलग बेचा करते हैं 3 लाख का, तो पहले ए और बी को रिवाइज करें। दोबारा हम इस वक्त 3 60 को बांटना चाह रहे हैं, और 3 60 में क्या बेच रहे हैं? ए बी और सी। इनकी ये प्राइसेस हम जरूर लेते अगर इन तीनों को बस अलग अलग ही बेचा करते, लेकिन चूंकि हम ए और बी का अलहदा भी कॉम्बिनेशन बेचा करते हैं, तो अब हम इस 2 और 1 20 को छोड़ देंगे, 3 लाख के 2 टुकड़े ले आएंगे। अब इस 3 लाख के 2 टुकड़े कैसे होंगे? इस 3 लाख को हम पहले इन दोनों में बांट लेंगे। 3 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 20। 3 लाख इंटू 120 डिवाइडेड बाय 320। तो रिवाइज बन जाएंगी 187 500 बी 112 500, और अब सी आ जाएगा 80 380। और 360 को एलोकेट करेंगे इन तीनों के लिए। अब 360 को इस रेशो में बांटेंगे। तो जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ये ट्रांजैक्शन प्राइस को जिन में बांट रहे हैं,
देखना पड़ेगा कि क्या उनकी प्राइसेस रिवाइज तो नहीं होने वाली। अगर रिवाइज होने वाली हैं तो पहले उनको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर रिवाइज की रेशियो में स्टेप 4 पूरा होगा। तारा बारिश थी। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ सर, कम से कम एंड के ऊपर भी फिर दिन एक भी छुट्टी लगती है। एप्रिसिएशन एक शील्ड तो देनी चाहिए, अगर उसको लगे कि उसका बिहेवियर अच्छा है तो वो compliment ठीक है, कॉलेज में बात कर लें, तो उनको मशवरा पहुंचा दूंगा आपका सजेशन तो के। हर चीज़ मान लीजिए सर सर। इधर अटेंडेंस भी तो लगती है। हैं? अटेंडेंस तो लगती है। हाँ ये भी है। कंट्रोल नहीं होती। क्वेश्चन 29 कर दें। हो गया।
हाँ जी 29। यस सर, हो गया, मैं सुन रही हूँ। क्वेश्चन 9 पार्ट बी कर दे। क्वेश्चन 9 पार्ट बी। FR 1 में था ना ये, तो ये जो पहले 10 को सवाल है पास्ट पेपर FR 1 के हैं सारे। क्वेश्चन 9 का बी का है। हाँ जी 9B। यस मैम। सर तो अभी जो बाइक वाली ऑफर थी वो भी डिस्कशन किया तो ऑफर वो तो ऑफर कमिटमेंट है वो तो। हाँ जी 9B। क्वेश्चन 3A। हाँ कर दें। क्वेश्चन 3 पार्ट A कर दें। सारी अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी। सर कौन सा 3 पार्ट है? क्वेश्चन 3 पार्ट A।
स्टूपा लिमिटेड। कौन सा पार्ट? ए, स्टूपा लिमिटेड ए। अरे बल्कि हाँ, ये तो मैंने और ही नहीं किया, ये तो FR 1 वाले नोट्स लेके भी कोई बैठा होगा। हाँ, मैं फिर नाम भी बता दिया करूँगा। क्वेश्चन अभी पहले जो कहा था, क्वेश्चन 9 का पार्ट बी, जुपिटर लिमिटेड, प्लूटो लिमिटेड सॉरी, ऑटम 17। और अब कहा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, स्टूपा लिमिटेड। ये ऑटम 20 का सवाल है, पार्ट ए करना है इसका। सर ये जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इसमें पूरे बंडल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, वो फिर 90 डी तो है 1,04,000। सर वो तो उसने वो दी है ना E1 और E3, E1 E2 E3 कंबाइंड भी नहीं दी हुई ना। तो कंबाइन तो हम बेच ही नहीं रहे। अच्छा अब इसमें तो ही करना है, तीनों का नहीं होगा। 1 और 2 से ऊपर लाइन में क्या लिखा? फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, 1 अलहदा है, 2 अलहदा है। तो 2 में हम सिर्फ E1 और E3 बेच रहे हैं, E2 बेच ही नहीं रहे। जी सर। हाँ जी, इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो इंग्लिश में 1 और 2 लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर देते हैं।
नंबर रिक्वायरमेंट के 2 में लिखा हुआ है SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ E1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ E3। तो अब हमने 1,04,000 को 30,000 और 50,000 की रेशो में नहीं बांटना। रिक्वायरमेंट से ऊपर स्टैंड अलोन प्राइसेस दी हुई है। E1 की कितनी है? 30। E2 की 30। E3 की 50। ये इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं और ये एक ही स्टैंड अलोन प्राइस है। रिक्वायरमेंट 2 में लिखा हुआ है कि हम कस्टमर को एक E1 बेचना चाह रहे हैं और 2 E3 बेचना चाह रहे हैं। अब जब 2 E3 बेचना चाह रहे हैं तो स्टैंड अलोन प्राइस 1,00,000 होगी, 50,000 नहीं होगी। और ये दोनों मिला के कितने में बेचना चाह रहे हैं? 1,04,000। तो अब 1,04 को इस रेशो में बांटना है। रिक्वायरमेंट 2 में सिर्फ E1 और 3 बेच रहे हैं, E2 नहीं बेच रहे। E2 रिक्वायरमेंट 1 में बेच रहे थे और 1 और 2 के बारे में कहा है फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। हाँ जी, 3A डन। यस सर। चलें इसके लेक्चर नोट्स पे आए। पेज नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पढ़ लें सारा और ये भी याद ही करिएगा, मतलब रटा नहीं, वैसे याद कर लें। पेज 4 स्टेप नंबर 4 ये पढ़ लें अंग्रेजी सारी। अच्छा, वैसे मैंने कहा था कि मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं नोट्स में, तो नए वाले ही। अच्छा चलो ठीक है, मैच कर लिया ठीक है, वरना मैंने चीज़ें ऐड की हैं इसमें, कुछ CFA 1 की चीज़ें भी डाली हैं कि अब FR 2 है। पेज 4 स्टेप 4 सारा। सर रेजिडुअल अप्रोच हुई, बैलेंसिंग अप्रोच की। हाँ जी, वो जो बैलेंस करके निकालो। अरे इसमें ऐसे हो सकता है कि मार्केट में इतने का सेल हो रहा है, हम इतने पे कर रहे हैं तो डिफरेंस, लेकिन हमने वही लेनी जो हम सेल कर रहे हैं। चलिए सेकंड पॉइंट में जो 3 नंबर पे बताएंगे, इस पहले और तीसरे। तीसरी वही जो एक सवाल किया था जिसमें C में मैंने सवाल का निशान लगाया था, जो बैलेंस करके 70,000 रुपये निकाला था, वो रेजिडुअल अप्रोच है कि एक नया प्रोडक्ट है, हम अभी तय ही नहीं किया कितने का बेचें, या पहले भी अगर बेचते हैं तो इतनी रेंज ऑफ प्राइसेस बेचते हैं कि जहां दाव लगे बेच देते हैं। अभी शुरू में एक सवाल किया था जिसमें C मैंने सवालिया निशान लगाया था, उसको बैलेंस करके फिर 70,000 निकाला था, तो ये वो रेजिडुअल अप्रोच है। ये उस पर लग रही होगी जिसकी कोई प्राइस नहीं हमें ख़ास पता। और पहली जो है वो ये है कि जो भी उसने पूछा है कि मार्केट में इतने का बिकता है लेकिन हम इतने का बेचते हैं, तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। हाँ, एक स्टैंड अलोन प्राइस बेस्ट एविडेंस वो है जिसकी स्टेटेड मार्केट प्राइस है, लेकिन अगर किसी की स्टेटेड मार्केट प्राइस नहीं है तो फिर हम अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने का बेच लेते होते हैं। ये पहला बुलेट पॉइंट है। स्टेप 4 डन। स्टेप 5 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है अभी टाइम है।
स्टेप 4, जी जी कोई बात आप कह नहीं, रहे हैं 9 है। जी जी जी। स्टेप 4, स्टेप 5, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है? जब वादा किया वो पूरा हो जाए। जी कैसे पता चलेगा जो वादा है वो पूरा कर दिया है? कि जो गुड देने का वादा किया था उस गुड का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए, और जो सर्विस देने का वादा किया था उस सर्विस का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। यानी जो परफॉर्मेंस हमने वादा किया था, जो हमारी ऑब्लिगेशन थी, वो तब सेटिस्फाई होगी जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। कंट्रोल ट्रांसफर होने की कुछ शर्तें हैं, सॉरी इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस, शर्तें नहीं है, इंडिकेशन है, निशानियां हैं। और निशानियां पूरी होनी जरूरी नहीं होती सारी की सारी, ये आपने रटनी है, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। पेज 4 के एंड पे हूं, है स्टैंडर्ड में लिखी हूं, पेज नंबर 4 पे हूं मैं, स्टेप नंबर 5। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, कितना रिकॉर्ड कर लेंगे? जितना उनको एलोकेट किया हुआ था, जितना एलोकेटेड था ना। ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जो ए का हिस्सा था वो रेवेन्यू बन जाएगा। और कब पता चलेगा कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है? ये एक लिस्ट है, 5 मिसालें हैं, ये इंडिकेशन है, ये रट्टा लगाना है आपने, ये पूछी जा सकती है। पेज 4 के एंड पे इंडिकेशंस हैं कंट्रोल ट्रांसफर होने की, ये याद करनी। कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ये कैसे पता चल रहा है? इसमें 2 बातें होती हैं, या तो वो थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ट्रांसफर होता है, या बस एट अ पॉइंट इन टाइम होता है। ये फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह करते हैं इस पे बात। अच्छा, ये अभी रेवेन्यू काफ़ी हद तक इख्तिताम पे पहुंचा हुआ है। हाँ बस यही पर है। एक पेज है, नहीं नहीं, एक क्लास का नहीं रह गया, अभी इस पे क्लासें लगेंगी, अभी प्रैक्टिस और करनी भी। मैंने पास्ट पेपर के 10 में से कितने 4 सवाल किए हैं, तो बाकी भी हमने करने हैं। जी जी जी, वो भी करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा अभी तक वो बहुत मुश्किल है। नहीं सर, बहुत आसान है। मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों को परेशानी ये हो रही है कि ये एक्स्ट्रा क्लास रख ली, ये तो ये भी नहीं आ रही, वो भी नहीं जा रही, और ये भी नहीं हो रहा। सर सिलेबस कवर करना है, बस सीखे करवाएं जितनी जल्दी आप कर सकते क्योंकि लास्ट मंथ होता है तैयारी के लिए। यस सर, फिर उसमें ज़्यादा टेंशन होता है। लेकिन ये FR 1 में बहुत मुश्किल समझा जाने वाला टॉपिक है। यस सर, वो तो C5 में भी बहुत मुश्किल समझा जाता है। अभी तक जितना पढ़ाया बहुत आसान हजम है। हो, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।